हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम सौर मंडल से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस दूरी को तय करने में सूर्य के प्रकाश को लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, द्रव्यमान की, दूरी की या फिर प्रकाश की तीव्रता की? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दूरी। प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी की इकाई है और इसका अर्थ है कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रमुख प्रक्रिया कौन सी है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा मुख्यतः नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है और इसमें सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। सूर्य का सबसे बाहरी वायुमंडलीय स्तर कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये कोरोना है। सूर्य के वायुमंडल की मुख्य परतें अंदर से बाहर की ओर इस क्रम में हैं: प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना। इसमें कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी वायुमंडलीय स्तर है और इसे सूर्य के चारों ओर फैला हुआ बहुत गर्म और विरल गैस का क्षेत्र समझ सकते हैं। सूर्य की दिखाई देने वाली सतह को क्या कहा जाता है? क्या कोरोना कहा जाता है, क्या वर्णमंडल कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है या फिर केंद्रक कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के वायुमंडल में पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला बाहरी प्रभाव मंडल क्या कहलाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे कोरोना कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को लगभग पूरी तरह ढक लेता है और तब सूर्य के चारों ओर दिखाई देने वाला मोती जैसा चमकीला बाहरी प्रभामंडल सूर्य की कोरोना कहलाता है। याद रखें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य के चारों ओर दिखाई देने वाला बाहरी प्रभामंडल कोरोना कहा जाता है। सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले अपेक्षाकृत गहरे और ठंडे क्षेत्र को क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, सूर्य कलंक। सूर्य कलंक सूर्य की सतह यानी प्रकाश मंडल पर दिखाई देने वाले अपेक्षाकृत गहरे और ठंडे क्षेत्र होते हैं। ये आसपास के क्षेत्र की तुलना में ठंडे होने के कारण हमें काले या गहरे धब्बों जैसे दिखाई देते हैं और इनका संबंध सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की गतिविधियों से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य कलंक मुख्यतः किस कारण से बनते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की गतिविधियों के कारण। सूर्य कलंक सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्र गतिविधि के कारण बनते हैं। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत होता है वहाँ गर्म गैसों की ऊर्जा का ऊपरी नीचे प्रवाह कुछ हद तक बाधित होता है, इसलिए वह क्षेत्र आसपास की सतह से कम तापमान वाला और गहरा दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
क्षुद्र ग्रह पट्टी मुख्यतः किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? बुध और शुक्र के, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, या फिर शनि और यूरेनस के बीच? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे चट्टानी पिंड यानी क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह मुख्यतः किससे बने छोटे खगोलीय पिंड हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, चट्टान और धातु। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी और धात्विक खगोलीय पिंड होते हैं जो मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह पट्टी में पाए जाते हैं। याद रखें कि क्षुद्र ग्रह चट्टान प्लस धातु। बर्फीले पिंड मुख्यतः बाहरी सौर मंडल और धूमकेतुओं से अधिक जुड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लूटो को 2006 में किस श्रेणी में रखा गया? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर एक बौना ग्रह की श्रेणी में रखा। इसका कारण यह था कि प्लूटो सूर्य की परिक्रमा तो करता है और लगभग गोल भी है, लेकिन उससे अपनी कक्षा के आसपास के अन्य पिंडों को पूरी तरह साफ नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन बौना ग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, प्लूटो। प्लूटो की कक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है, अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार एवं झुकी हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लूटो की कक्षा दूसरे ग्रहों की तुलना में काफी अधिक अंडाकार और झुकी हुई है और इसकी कक्षा का झुकाव सौर मंडल के मुख्य कक्षीय तल के सापेक्ष लगभग 17 डिग्री है। काइपर बेल्ट मुख्यतः किस क्षेत्र में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपच्यून की कक्षा के बाहर। काइपर बेल्ट सौर मंडल का एक बड़ा क्षेत्र है जो मुख्य रूप से नेपच्यून की कक्षा के बाहर स्थित है। यहाँ बहुत से बर्फीले छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं और प्लूटो भी काइपर बेल्ट का एक प्रमुख बौना ग्रह है। ऊट क्लाउड को सामान्यतः किससे संबंधित माना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दूर स्थित धूमकेतुओं के संभावित भंडार से। ऊट क्लाउड सौरमंडल के बहुत दूर स्थित एक काल्पनिक सैद्धांतिक क्षेत्र माना जाता है और इसमें अरबों खरबों बर्फीले पिंड हो सकते हैं जिन्हें लंबे समय के धूमकेतुओं का संभावित स्रोत माना जाता है। याद रखें, ऊट क्लाउड इजिकल टू दूर के धूमकेतुओं का संभावित भंडार। काइपर बेल्ट नेपच्यून के बाहर है जबकि ऊट क्लाउड उससे भी बहुत अधिक दूर माना जाता है। धूमकेतु की पूंछ सामान्यतः किस दिशा में होती है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, सूर्य से विपरीत दिशा में। धूमकेतु जब सूर्य के पास आता है तो सूर्य की गर्मी और सौर पवन उसके बर्फीले पदार्थ को गैस और धूल में बदलकर बाहर की ओर धकेलते हैं। इसलिए धूमकेतु की पूंछ सामान्यतः सूर्य से दूर यानी सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। ध्यान रखें कि धूमकेतु जिस दिशा में चल रहा हो, पूंछ जरूरी नहीं उसी दिशा में हो। नेक्स्ट प्रश्न है, धूमकेतु की पूंछ मुख्यतः किसके प्रभाव से सूर्य से विपरीत दिशा में दिखाई देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सौर विकिरण और सौर पवन। जब धूमकेतु सूर्य के पास आता है तो सूर्य की गर्मी से उसकी बर्फ गैस और धूल में बदलने लगती है। इसके बाद सौर पवन आवेशित कणों से सूर्य से दूर धकेलती है। सौर विकिरण धूल और गैस पर दबाव डालकर उन्हें सूर्य से दूर की ओर प्रभावित करता है और इसी कारण धूमकेतु की पूंछ सूर्य से विपरीत दिशा में दिखाई देती है।
जब कोई अंतरिक्षीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल से प्रवेश करके घर्षण के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं, उल्का कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह या फिर धूमकेतु कहा जाता है उसे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उसे उल्का कहते हैं। जब कोई छोटा अंतरिक्ष पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायुमंडल के साथ घर्षण या संपीड़न के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है तो उसे उल्का पिंड उल्का कहते हैं। उल्का पिंड नहीं, ओनली उल्का कहते हैं। जो उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने के बाद पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसे हम उल्का पिंड कहते हैं। जब कोई उल्का पिंडीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने के दौरान पूरी तरह नष्ट नहीं होता और उसका बचा हुआ भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है तो उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। ग्रहों की सूर्य के चारों ओर कक्षाएं किस नियम के अनुसार दीर्घवृत्ताकार होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, केपलर का प्रथम नियम। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं और सूर्य उस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा सामान्यतः समय में समान दूरी तय करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है, समान गति से चलती है, समान कोण बनाती है। इसका आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका मतलब है कि ग्रह की गति हमेशा समान नहीं रहती। सूर्य के पास होने पर ग्रह तेज गति से चलता है और सूर्य से दूर होने पर ग्रह धीमी गति से चलता है। केपलर के तृतीय नियम के अनुसार किसी ग्रह की परिक्रमण अवधि का वर्ग किसके समानुपाती होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उसकी कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष की घन के। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का वर्णन करने वाले तीन नियम किसने दिए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जोहान्स केपलर ने। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को समझाने के लिए जोहान्स केपलर ने तीन नियम दिए हैं, जिन्हें केपलर के ग्रहों की गति के तीन नियम कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं लगभग एक ही समतल में होने का प्रमुख कारण किससे संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सौर मंडल का एक घूमती हुई गैस धूल की डिस्क से बनना। सौर मंडल का निर्माण लगभग 46 अरब वर्ष पहले एक विशाल घूमती हुई गैस और धूल की डिस्क से हुआ माना जाता है और इस डिस्क का अधिकांश पदार्थ एक ही समतल में फैला हुआ था और इसी कारण ग्रहों की कक्षाएं भी लगभग एक ही समतल में बन गईं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन काल उसके परिक्रमण काल से अधिक है? राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ए, बुध। किस ग्रह का घूर्णन विपरीत दिशा में होने के कारण उसे प्रतिगामी घूर्णन का प्रमुख उदाहरण माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है ऑप्शन ए, शुक्र को। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रहों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गैलीलियन उपग्रह। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है और इन्हें गैलीलियो गैलीली ने 1610 में देखा था
और इन 4 उपग्रहों के नाम हैं आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, टाइटन नहीं है। बृहस्पति के 4 गैलीलियन उपग्रह हैं आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। टाइटन बृहस्पति का नहीं है बल्कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, टाइटन। सौर मंडल के ग्रहों को मुख्यतः 2 समूहों में बांटने का सबसे उपयुक्त आधार क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उनकी संरचना एवं सूर्य से स्थित के आधार पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के पार्ट 2 में हमने सौर मंडल से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो के पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।